साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो 2021 के टीजीटी के 30 प्रश्न हल किए थे, अब उसकी के आगे की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि एलटी या टीजीटी पीजीटी के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है या उससे जुड़े टॉपिक से प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। तो हमने कल 30 क्वेश्चन तक पढ़ा था, अब 31 क्वेश्चन है हमारा। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? 1970 में, 1980 में, 1977 में, सन 2000 में। तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ 1977 में किया गया था। कब किया गया था ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ? 1977 में। कब किया गया ग्रामीण योजना का शुभारंभ? 1977 में। जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ 12 अप्रैल 2005 को किया गया। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया, तो आप बोलेंगे 12 अप्रैल 2015 को। क्या बोलेंगे? 12 अप्रैल 2005 को, सॉरी 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, इसको एनआरएचएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनआरएचएम। आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है एनआरएचएम किसको कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या बोलेंगे? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ग्रामीण भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाला स्वास्थ्य कार्यक्रम है। क्या है ये? ग्रामीण स्वास्थ्य को सुधारने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। यह भी पूछा जा सकता है कि एनआरएचएम किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, तो आप कहेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। किसके लिए? ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए। किसके लिए? ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए। क्या एनआरएचएम किसके द्वारा चलाया जाता है? ग्रामीण स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। कब शुभारंभ हुआ? 12 अप्रैल 2005 को। शुरू में यह मिशन केवल 7 साल 2005 से 2012 तक के लिए रखा गया था। इस मिशन में विभिन्न कार्यक्रम जैसे प्रजनन बाल स्वास्थ्य परियोजना, एकीकृत रोग निगरानी, मलेरिया, तपेदिक, कालाजार तथा कुष्ठ आदि के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान की गई थीं। किसमें? एनआरएचएम में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सभी को याद ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1948 को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है, ठीक है। ये पूरे विश्व में कार्य करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 193 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषंगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। इसलिए प्रत्येक साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम है। तो बच्चों में सन्निकट विकास का क्रम क्या है? सिर से पैर की ओर, जिसे हम सिफेलोकार्डल कहते हैं, सिर से हृदय की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, या छाती से पैर की ओर। तो इसको हम क्या कहेंगे? केंद्र से परिधि की ओर, इसको प्रॉक्सिमल कहेंगे, ठीक है। तो आते हैं, इस ऑप्शन का आंसर क्या होगा? केंद्र से परिधि की ओर। बच्चों में सन्निकट दूर विकास का क्रम केंद्र से परिधि की ओर होता है। गैसल ने शैशवावस्था के शारीरिक को 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया है। शारीरिक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया है? 4 चरणों में। प्रथम चरण है जन्म से 4 महीने की आयु, द्वितीय चरण है 4 महीने से 8 महीने की आयु, तृतीय चरण है 8 महीने से 12 महीने की आयु, चतुर्थ चरण है 12 महीने से 18 महीने की आयु। आप आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ICMR और IANIN 2020 RDA सारणी के अनुसार सामान्य आधारीय चयापचय दर पर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन कितना निश्चित किया गया है? तो ऑप्शन है 60 किलोग्राम पुरुष एवं 50 किलोग्राम महिला, 65 किलोग्राम पुरुष और 55 किलोग्राम महिला, और क्या है 49 किलोग्राम पुरुष, 45 किलोग्राम महिला, और क्या है, और है 60 किलोग्राम, 52 किलोग्राम महिला।
तो आरडीए आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आरडीए से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा एलटी वाले पेपर में। तो इसका क्या है, 2020 के अनुसार भी और 2025-24 के अनुसार, 24-25 के अनुसार भी क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। ICMR 2020 आरडीए सारणी के अनुसार सामान्य आधारीय चयापचय दर के संबंध में पुरुष का वजन 65 किलोग्राम, महिला का वजन 55 किलोग्राम निश्चित किया गया है। चयापचय, जिसे अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, एक प्रक्रिया है। क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है। किसकी? चयापचय की, जिसके माध्यम से मानव के शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलता, जिसके माध्यम से क्या होता है, मानव के शरीर में जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो ऊर्जा में बदलता है। किसके माध्यम से? मेटाबॉलिज्म के माध्यम से, चयापचय की क्रिया के माध्यम से। यह ऊर्जा मानव शरीर द्वारा रोजाना के कार्यों को खर्च की जाती है। यह जो ऊर्जा हमने एकत्रित की है वो डेली रूटीन में जो व्यक्ति कार्य करता है उसकी ऊर्जा हमें इसी चयापचय क्रिया के द्वारा मिलती है। यह एक दर है जो कि शरीर की चयापचय क्रिया का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? एमाइलेज है, पेप्सिन है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है। तो जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम पेप्सिन है। पेप्सिन नामक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। पेप्सिन की विशेष क्रिया प्रोटीन पर होती है। किसकी? पेप्सिन की, कभी भी पूछ सकता है पेप्सिन की क्रिया किस पर होती है, तो आप कहेंगे प्रोटीन पर। पेप्सिन की क्रिया किस पर होती है? प्रोटीन पर होती है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से यह क्रिया करता है। किसकी सहायता से पेप्सिन क्रिया करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से। इस क्रिया से प्रोटीन पहले फूल जाता है और फिर बाहर से गलने लगता है। क्या होता है इस क्रिया में? पहले प्रोटीन फूल जाता है फिर गलने लगता है। जठरीय रस की क्रिया द्वारा प्रोटीन से पहले मेटा प्रोटीन बनाता है। क्या करता है? जठरीय रस की क्रिया के द्वारा प्रोटीन से पहले मेटा प्रोटीन बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। हेपेटाइटिस यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है? नंबर 1 विषाणु के द्वारा, नंबर 2 जीवाणु के द्वारा, नंबर 3 फफूंद के द्वारा, नंबर 4 शैवाल के द्वारा। तो हेपेटाइटिस यकृत शोथ विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। हेपेटाइटिस यकृत शोथ या पीलिया यह एक रोग, यकृत रोग है। यह वायरस मतलब विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। यकृत का पीलिया रोग रक्त की सीरम बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से श्लेष्मिक झिल्ली त्वचा का रंग पीला हो जाता है। और हेपेटाइटिस 2 प्रकार का होता है, संक्रामक हेपेटाइटिस और सीरम हेपेटाइटिस। तो क्या होता है, हमारे रक्त में जब बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो श्लेष्मिक झिल्ली और त्वचा का रंग पीला हो जाता है। इसी को हम पीलिया, ज्वाइंटिस या हेपेटाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भूलने की अचेतन प्रक्रिया है? प्रतिगमन है, बी सामूहिकरण है, सी दमन है, डी मानसिक कल्पना है। भूलने की अचेतन प्रक्रिया। दमन भूलने की एक अचेतन प्रक्रिया है। पूछा जाए दमन किस चीज़ की प्रक्रिया? दमन भूलने की एक अचेतन प्रक्रिया है। क्या है? दमन भूलने की एक अचेतन प्रक्रिया है। क्या है? दमन भूलने की एक अचेतन प्रक्रिया है। उन भावनाओं, इच्छाओं तथा कल्पनाओं का संगठित नाम जो मानव के व्यवहार को अचेतन की भांति अज्ञात रूप से प्रभावित करती रहने पर भी चेतना की पहुंच से बाहर नहीं है, जिनका वह अपनी भावनाओं, इच्छाओं, कल्पनाओं के रूप में स्वीकार कर सकता है। तो भूलने की अचेतन प्रक्रिया क्या है? ये दमन प्रक्रिया है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? 0 से 2 वर्ष में, 2 से 6 वर्ष में, 6 से 9 वर्ष में, 9 से 12 वर्ष में। किस आयु द्वारा बालक भूल एवं प्रयत्न द्वारा सीखता है? और भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसका है? ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो 0 से 2 वर्ष की आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। किसके अनुसार? वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का एक आदर्श काल है। क्वेश्चन में आ सकता है कि सीखने का आदर्श, शैशवावस्था में सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो आप कहेंगे किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने क्या कहा है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। और यह अवस्था कब चलती है? भूल द्वारा सीखने, प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने की अवस्था 0 से 2 वर्ष। कब चलती है? 0 से 2 वर्ष प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने की अवस्था। तथा अब आ जाते हैं फ्रायड के अनुसार बालक जो कुछ बनता है या जो कुछ बनाना है प्रारंभ से 4 वर्षों में बन जाता है। तो फ्रायड ने क्या कहा?
फ्रायड ने कहा यह भी पूछा जा सकता है, एक डेफिनेशन आ सकती है कि बालक जो कुछ बनता है या प्रारंभ के 4 वर्षों में बन जाता है। ये किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। क्या कहा है? बालक जो कुछ बनता है या प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, वो फ्रायड ने कहा है। किसने कहा है? यह कथन किसने दिया है कि बालक जो कुछ बनता है वो प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। ये किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। ये डेफिनेशन पेपर में आ सकती है। हूबहू क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर उससे जुड़े मिलते जुलते या उससे डिटेलिंग के क्वेश्चन टॉप पेपर में आ सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वैलेंटाइन के अनुसार क्या थी? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन ने क्या कहा था? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। और फ्रायड ने क्या कहा है? बालक को जो कुछ बनना होता है वो अपने प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? विकास में तीव्रता होती है, सीखने में तीव्रता होती है, कल्पना की सजीवता होती है। जैसे कूट में आ सकता है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, आप इसको मिलाइए, एक तरफ गलत एक तरफ सही लिख दे, है ना, या कह दें इनमें से अधिक, इनमें से कम, 1 से 2 या 1 से 2 से अधिक, जैसे बिहार में पूछ लेते हैं। तो वह शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? नंबर 1 विकास की तीव्रता, याद कर लीजिए, नंबर 1 विकास की तीव्रता, नंबर 2 सीखने की तीव्रता, नंबर 3 कल्पना की सजीवता। नंबर 1 विकास की तीव्रता, नंबर 2 सीखने की तीव्रता, नंबर 3 कल्पना की सजीवता। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारी ओली की फ़ोटो थी जो गलती से आपकी रिकॉर्डिंग में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, विरासत में मिली हुई आय को हम क्या कहते हैं? नियमित आय, अनियमित आय, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। तो जितने भी आय से जुड़े क्वेश्चन, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, नियमित आय और विरासत और तरह की जितनी भी आय हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आय से आ सकता है। तो विरासत में मिली हुई आय को हम क्या कहेंगे? नियमित आय कहेंगे कि अनियमित आय कहेंगे कि प्रत्यक्ष आय कहेंगे कि अप्रत्यक्ष आय कहेंगे? नियमित आय तो नहीं हो सकती, क्योंकि हर दिन तो आपको या हर महीने फिक्स रेट पे वो तो नहीं मिल सकती है विरासत आपको। अनियमित आय भी नहीं कह सकते हैं और प्रत्यक्ष आय भी नहीं होगा, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट तो नहीं मिल रही है या डायरेक्ट उसको आप उपयोग में नहीं ला रहे हैं। तो प्रत्यक्ष, इसका सही आंसर क्या होगा? अप्रत्यक्ष आय। विरासत में मिली हुई आय अप्रत्यक्ष आय कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में इनडायरेक्ट इनकम भी कहते हैं। विरासत में मिली आय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आय होती है, जिसे हम इनडायरेक्ट आय भी कहते हैं या इनडायरेक्ट इनकम भी कहते हैं। किसी भी व्यवसाय में अप्रत्यक्ष आय से तात्पर्य ऐसी आय से होता है जो व्यवसाय में माल खरीदी व बिक्री से संबंधित नहीं है। जो व्यवसाय, अप्रत्यक्ष आय किसको कहते हैं? जो व्यवसाय में माल खरीदी बिक्री से संबंधित नहीं है, अर्थात व्यवसाय में माल बिक्री से प्राप्त आय के अतिरिक्त कुछ ऐसी आय होती है जिसे हम अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। जैसे यदि हमारे व्यवसाय में कुछ वेस्ट सामग्री बेचने से कोई आय हुई तो वो क्या आय, कौन सी आय कहलाएगी? अप्रत्यक्ष आय। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1945 को, 1946 को, 1947 को, 1948 को। तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 को हुई। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ की स्थापना, यूनिसेफ को इंग्लिश में पूरा फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया था। किस सन में बना था संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य यूनिसेफ? 1953 में। और इसकी स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और इसकी स्थापना क्यों हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध में जो बच्चे घर बेघर हो गए थे या जिनको खाने को नहीं मिल रहा था, जिनका कोई रहने का आशा नहीं था, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और यूनिसेफ उस समय इसका नाम क्या था? पहले यूनिसेफ का क्या नाम था? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड की जगह पर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड हो गया। इसमें इंटरनेशनल हटा दिया गया और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इसका नाम रख दिया गया, जिसका हिंदी में अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। मान लीजिए यूनिसेफ का इंग्लिश नाम तो सबको मोस्टली आता है कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, और मान लो वो हिंदी में पूछे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष क्या है, और इंग्लिश में कह दे क्या चीज़ है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, तो आप क्या कहेंगे? यूनिसेफ है।
इसका मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। किसके द्वारा? और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जो राम भगत द्वारा निर्मित किया गया था। मुख्यालय, इसके मुख्यालय को राम भगत द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? ये जीके का क्वेश्चन हो सकता है, जीएस का, सॉरी, कि आपके यूनाइटेड नेशन के जो मुख्यालय है उसका निर्माण किसने किया था? तो राम भगत द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई? नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, चेन्नई में? तो प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना नई दिल्ली में हुई। स्त्रियों को गृह विज्ञान में प्रशिक्षित करने के लिए 1932 में लेडी इरविन कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। गृह विज्ञान शिक्षा की वह विद्या जो आज भी कार्यरत है, और ये आज बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल माना जाता है होम साइंस की दृष्टि से। गृह विज्ञान शिक्षा की वह विद्या है जिसके अंतर्गत पाक शास्त्र, पोषण ग्रह, अर्थशास्त्र, उपभोक्ता विज्ञान, बच्चों की परवरिश, मानव विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। अब आ जाते हैं, जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है क्या? सो क्या इंगित करता है? स्वर्ग को, पृथ्वी को, मनुष्य को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है मनुष्य को। इसको इस तरह से याद कर लीजिए कि मनुष्य बहुत शो मतलब बहुत दिखावा करता है, तो सो कौन होगा? मनुष्य। जो ज़्यादा दिखावा करता है वो होता है मनुष्य, क्योंकि हमारे आम प्राणी जो जानवर है वो तो दिखावे में और शोशाबाजी में नहीं रहते, लेकिन मनुष्य क्या करता है? बहुत ज़्यादा दिखावे में रहता है, तो सो कौन होगा? मनुष्य। अब आ जाते हैं इसकी डिटेल पे। जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना विषमता के सामंजस्य पर केंद्रित होती है। इसमें तीन चीज़ें, तेन, ची, जिन। तेन, ची, जिन, जिसको तेन को स्वर्ग कहते हैं, ची को धरती कहते हैं, और जिन को मनुष्य कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जैसे कि सो पूछा गया है, ठीक है, सेंसो हाइकी पूछते हैं। अब मान लीजिए वो सेंसो हाइकी ना पूछ करके आपसे, क्योंकि सेंसो हाइकी तो आप सबने याद कर लिया होगा, लेकिन अगर जापानी में मनुष्य को क्या कहते हैं? तेन ची जिन, तेन ची जिन, तेन ची जिन। तेन ची जिन मतलब तेन मतलब स्वर्ग, ची मतलब धरती, और जिन मतलब मनुष्य। जिन्न, जिन में क्या होता है? मनुष्य तो होता है एक तरीके का, तो जिन से क्या याद कर लेंगे? मनुष्य। ची से धरती, लास्ट में ती आ रहा है, तो ची से धरती, तेन स्वर्ग। तीनों को शाखा, पत्ती और फूल की सादगीपूर्ण सुपरिष्कृत आकृतियों के माध्यम से एक साथ संकेतित किया जाता है। हाइकी और इकेबाना को समानता यही है कि दोनों का ही लक्ष्य होता है। दोनों का, हाइकी और इकेबाना का में समानता क्या है? हाइकी और इकेबाना में समानता यह है कि दोनों का ही लक्ष्य होता है। जापानी पुष्प सज्जा में सो मनुष्य को इंगित करता है। अब ये भी बता दीजिए, जापानी भाषा में तेन ची जिन को क्या कहते हैं? तेन स्वर्ग, ची धरती, जिन मनुष्य। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43। ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं हो रही, अगर हो तो प्लीज़ डिटेल में कमेंट करिएगा, तो उसको इम्प्रूव करेंगे। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक क्या है? प्रोसेस चार्ट है, साइक्लोग्राफ है, ऑपरेशन चार्ट है, पाथवे चार्ट है। तो कार्य सरलीकरण की तकनीक क्या है? साइक्लोग्राफ। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक साइक्लोग्राफ है। कार्य सरलीकरण तकनीक उच्च तकनीक जैसे नो स्क्रब क्लीनर का उपयोग से उच्च तकनीक तक होती है, जैसे टाइपिंग के लिए ध्वनि पहचान सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। कुछ अन्य उदाहरण भी शामिल हैं। उठाने से बचने के लिए भारी वस्तुओं को स्लाइड करना या व्हील कार्ट का उपयोग करना। देखिए आजकल ऑनलाइन कई चीज़ें होती हैं जिसको आप सर्कल जैसा बना रहता है उसको राउंड से करेंगे तो जो चीज़ आप चाहेंगे वो घूम के आपके पास आ जाएगी। तो ये क्या हुआ? वो आपके समय की बचत कर रहा है। तो किसके अंतर्गत आएगा? ये साइक्लोग्राफ के अंतर्गत आएगा। इसे इस्त्री करने की आवश्यकता को खत्म करने वाले पूर्व दबाए गए कपड़े का उपयोग करना आदि। इस तरह से इन्होंने बताया है कि साइक्लोग्राफ क्या है और उसमें किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? तो वृद्धि गुणात्मक होती है या वृद्धि मात्रात्मक होती है या वृद्धि मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होती है? इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि हमेशा क्या होगी? वृद्धि शरीर की मात्रात्मक प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है। क्या विकास क्या दिखाएगा? गुणात्मक। और वृद्धि क्या दिखाएगी? मात्रात्मक। वृद्धि शरीर में मात्रात्मक प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है। मानव शरीर में 20 वर्षों की आयु तक निरंतर महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। शरीर की लंबाई, भार वृद्धि हो जाती है। शरीर की आकार, अनुपात, संयोजन, जटिल परिवर्तन आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन एवं खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए
होती है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, इसीलिए इसे हम मात्रात्मक में लाएंगे। ठीक है, अब होल्स्ट्री का उपयोग क्यों किया जाता है या क्यों उपयोग किस में किया जाता है? फर्श को बिछाने में, फर्नीचर को ढकने में, पलंग पर बिछाने में या उपयुक्त सभी में। तो अब होल्स्ट्री का प्रयोग फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। इससे फर्नीचर में गंदगी जमा नहीं होती है, साथ ही कक्ष की सुंदरता में भी अतिशय वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार अपहोल्स्ट्री का उपयोग मुख्यतः 3 उद्देश्यों के लिए किया जाता है। फर्नीचर की गंदगी को फर्नीचर की जिंदगी में बढ़ोतरी करना, यानी फर्नीचर को मजबूत एवं टिकाऊ बनाए रखना, फर्नीचर की उपयोगिता को बढ़ाना और कक्ष की सुंदरता में वृद्धि करना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पना कल्पना। जो ये क्वेश्चन आते हैं तो देखिए अल्पना कहाँ से है? अल्पना अल्पना बंगाल से है। अल्पना कला का धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर प्रचलन है। बहुत से व्रत या पूजा में जिनमें की अल्पना दी जाती है। आर्यों के युग से पूर्व की आनंद कुमार स्वामी जी, जो कि भारतीय कला के पंडित कहलाते थे, का मत था कि बंगाल की आधुनिक लोक कला का सीधा संबंध 5000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो की कला से है। तो अल्पना कहाँ की है? बंगाल की। अल्पना कहाँ की है? बंगाल की। अल्पना कहाँ की है? बंगाल की। परिधानों में रफाल्ड कॉलर प्रायः किस प्रकार के गले में बनाया जाता? आयताकार, वी आकार, यू आकार, गोला आकार। तो किस में बनाया जाता है? परिधानों में। परिधानों में रफाल्ड कॉलर गोलाकार आकार के गले में लगाए जाते हैं। कॉलर के 11 प्रकार होते हैं, जिनका शर्ट, टी शर्ट, ब्लाउज, टॉप्स इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है। कॉलर के कितने प्रकार होते हैं? 11। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉलर के कितने प्रकार होते हैं? 11। और रफाल्ड कॉलर का इस्तेमाल कब किया जाता है? गोल गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बाल विकास के विभिन्न पहलू है। शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, भाषा विकास या उपयुक्त सभी। तो बाल विकास के सभी पहलू हैं। शारीरिक विकास भी होता है बच्चे का, गत्यात्मक चलने फिरना, ये सब गत्यात्मक विकास भी होता है। भाषा विकास, बोलना समझना, अपने शब्दों में बातों को कहना, क्या है ये सब? भाषा विकास ही तो है। बच्चे का विकास का मुद्दा कोई एकाकी विषय नहीं हो सकता है, बल्कि यह कुछ हद तक व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं के लिए अलग ढंग से प्रगति करता है। बाल विकास के विभिन्न पहलू जो निम्न है: शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, भाषा विकास आदि। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। जाइगोट किसे कहते हैं? शुक्राणु को कहते हैं, अंडाणु को कहते हैं, नया कोष को कहते हैं या क्रोमोसोम्स को कहते हैं। तो 2 युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती हैं उसे युग्मज या युग्मनज या गैमीट या जाइगोट कहते हैं। तो जब 2 कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती हैं उसको हम जाइगोट, युग्मज, युग्मनज, गैमीट, जाइगोट कहते हैं। तो इसमें देखिए जाइगोट तो बहुत प्रचलित वर्ड हो गया है, लेकिन आपसे युग्मज या युग्मनज या गैमीट पूछ ले, आप युग्मज और युग्मनज भी एक बार जान जाएंगे पर गैमीट नहीं जान पाएंगे। तो गैमीट, जाइगोट, इस तरह से नया नाम बदल के पूछ सकते हैं कि वो गैमीट किसे कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे? नए कोष को गैमीट कहते हैं। एक कोशिका प्राणियों में युग्मज स्वयं विभक्त होकर नई संतान उत्पन्न करता है, जो प्रायः अर्धशूली विभाजन की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। अतः जाइगोट युग्मज को नया कोष के नाम से भी जाना जाता है। तो जाइगोट, देखिए इसमें नाम बदला ना, नया कोष आप नहीं पहचान पाते। इसी तरह पूछ ले कि जो है गैमीट किसे कहते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गैमीट किसको कहते हैं। तो गैमीट किसे कह सकते हैं? युग्मनज को कह सकते हैं, जाइगोट को कह सकते हैं, नए कोष को कह सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोटीन में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होता है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन 16% होता है। प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व वे शरीर के ऊतकों के निर्माण खंडों में से एक है और ईंधन स्रोत के रूप में भी काम कर सकते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन 16% ईंधन होता है, 16% होता है ईंधन के रूप में। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के रूप में अधिक ऊर्जा घनत्व प्रदान करता है। प्रति 4 किलो कैलोरी में 17 kg। इसके विपरीत लिपिड मतलब वसा में प्रति 9 किलो कैलोरी 37 kJ प्रदान करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चेचक। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? एंटी एमोबा, हिस्टोलिका, वेरिसेला जोस्टस वायरस, विब्रियो कोलेरी, साल्मोनेला टाइफी। तो क्या होगा? वेब्रियो कोलेरी किसका है? कॉलरा का है। साल्मोनेला टाइफी किसका है? टाइफाइड का है। तो बचा क्या? वेरियोला जोस्टस वायरस। तो चेचक बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। तो पूछ सकते हैं चेचक बीमारी किसके द्वारा फैलती है? विषाणु या वायरस के द्वारा फैलती है। यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग का वायरस शरीर में तेजी से फैलता है। चेचक के विषाणु का नाम वेरियोला जोस्टर वायरस है।
चेचक के उपचार के लिए शिशुओं को 3 से 6 महीने के भीतर टीका लगवा देना चाहिए। चेचक के उपचार के लिए 3 से 6 महीने में बच्चों को टीका लगवा देना चाहिए। फिर स्कूल जाते समय हर तीसरे या 5वें साल में टीका पुनः लगवाना चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ICMR, देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया ICMR का। ICMR और NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होगी? तो ICMR NI 2020 के अनुसार सारणी के अनुसार 2000 कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन आवश्यकता 30 ग्राम मात्रा निश्चित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रसव के पहले नितंब आना, इसके बाद टांगों को आना, फिर बाहें आना, अंत में सिर आना, यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति ब्रीच जन्म कहलाती है। प्रसव में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे आना, बाहें और अंत में सिर आना, यह स्थिति ब्रीच स्थिति कहलाती है। प्रसव के समय एक ब्रीच प्रस्तुति तब होती है जब भ्रूण एक मस्तक प्रस्तुति की ओर नहीं होता। भ्रूण का मस्तक जो है प्रस्तुति की ओर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं। लंबे रेशे किसे कहा जाता है? स्टेपल को कहते हैं, स्पर्मयान को कहते हैं, फिलामेंट को कहते हैं। तो सभी को पता होगा लंबे रेशे फिलामेंट को कहते हैं। लंबे रेशे थर्मोप्लास्टिक में बेतरतीब ढंग से उन्मुख फाइबर होते हैं जिनकी लंबाई 5 से 25 सेंटीमीटर होती है। फिलामेंट की लंबाई कितनी होती है? लगभग 5 से 25 सेंटीमीटर होती है। लंबे फाइबर थर्मोप्लास्टिक में प्रारंभिक फाइबर लंबाई 10 से 50 मिलीमीटर तक हो सकती है। लंबे तंतुओं का कारण LFT SFT की तुलना में उच्च तन्यता मापक तन्य शक्ति और प्रभाव शक्ति प्रदर्शित करता है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। परिवार साधन के प्रकार है मानवीय और अमानवीय, परंपरागत, गैर परंपरागत, लोचमय, अलोचमय, पूर्ण एवं अपूर्ण। परिवार साधनों को ग्रास एवं क्रेंडल ने 2 भागों में बांटा है। एक मानवीय रिसोर्सेज, दूसरा भौतिक साधन। कैसा? दूसरा भौतिक साधन, तीसरा या उसी को अमानवीय साधन भी कहते हैं। जैसा कि ग्रास और कैंडल ने क्या बताया है कि पारिवारिक साधनों को कितने भागों में बांटा गया है? ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन। तो पारिवारिक साधनों को ग्रास कैंडल ने 2 भागों में विभाजित किया, मानवीय साधन और अमानवीय साधन। तो मानवीय साधन भौतिक साधन से अधिक महत्वपूर्ण है। परिवार के सदस्यों का समय, कुशलता, रुचि, शक्ति, योग्यता, ज्ञान, मनोवृत्ति आदि मुख्य मानवीय साधनों में आते हैं। किस में आते हैं? मुख्य मानवीय साधनों में आते हैं। मुख्य मानवीय साधन में आते हैं। अमानवीय साधन या भौतिक साधन के अंतर्गत धन से प्राप्त होने वाली सभी सुख सुविधाएं, पारिवारिक चल और अचल संपत्ति, मकान, जमीन, मोटर कार, गहने, वस्त्र आदि होते हैं। अनिवार्य बचत का उदाहरण है। क्या है अनिवार्य बचत का उदाहरण? सामान्य भविष्य निधि, बैंक जमा, LIC या जन भविष्य निधि। तो सामान्य बचत का क्या उदाहरण है? निधि, भविष्य निधि। देखिए सभी का PF कटता है ना, तो प्रोविडेंट फंड कटता है, उसी को भविष्य निधि कहते हैं। तो सामान्य भविष्य निधि अनिवार्य बचत का उदाहरण है। इस योजना के अंतर्गत संस्था के कर्मचारी को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा संबंधी लाभ प्रदान किए जाते हैं। 20 या इससे अधिक कार्यरत कर्मचारी वाले सभी संगठनों को भविष्य निधि का खाता रखना आवश्यक है। लेकिन अब सभी के लिए गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है, अनिवार्य रूप से सभी का PF कटेगा। भोजन पकाने की खदकना मतलब सिमरिंग विधि में तापमान होता है कितना? 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस। भोजन के पकाने का खदकना या सिमरिंग विधि तापमान 82 से 90 डिग्री सेल्सियस होता है। इस विधि में खाद्य पदार्थों को पानी में डालकर पकाया जाता है, अतः भोजन पानी के सीधे संपर्क में आता है। एक उचित बर्तन में पानी लेकर उसमें खाद्य पदार्थ को रख दिया जाता है और इसे बर्तन ढक दिया जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है तब एक बार पानी तेजी से उबलता है और तो नीचे आंच कम कर दी जाती है। खाद्य पदार्थ को नरम होने तक पकाया जाता है। इस विधि से पकाया गया भोजन हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? प्रसार प्रबंधन को, प्रसार कार्यकर्ता को, ग्रामीण नेता को या प्रसार विशेषज्ञ को? तो प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार विकास कार्यक्रम की धुरी कहा जाता है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया। देश में कृषि कार्यक्रम, संचार प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ग्रामीण लोगों को पर्याप्त सुविधाएं देने के लिए, वृद्धि प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम तेजी से लागू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी प्रसार कार्यकर्ता होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कार्य करता है? निरोग व्यक्ति के लिए काम करता है, समुदाय के लिए काम करता है, माता और शिशुओं के लिए काम करता है, या उपरोक्त सभी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आपसी सहयोग एवं मानव के स्वास्थ्य संबंधी समाज विकसित करने की संस्था है। समाज में विकसित करने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 194 देश सदस्य, 2 संबद्ध देश, यूएनओ की अनुषंगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य माता और शिशुओं के लिए कार्य करना। देखिए अभी पूछा गया था विश्व स्वास्थ्य अभी इसी पेपर में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी, और अब पूछ लिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य क्या है। अब आ जाते हैं बाल विवाह अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? तो बाल विवाह अधिनियम किस सन में लागू हुआ? तो बाल विवाह अधिनियम 1929 इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई, जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। इसके प्रायोजक हरविलास सारदा थे, जिनके नाम पर इसे सारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो सारदा अधिनियम के नाम से पूछ ले तो क्या समझेंगे आप? बाल विवाह अधिनियम। सारदा अधिनियम के नाम से पूछ ले तो उसे हम कहेंगे बाल विवाह अधिनियम। कब लागू किया गया? 1929 में। बालक बालिका की उम्र क्या रखी गई? 18 से 21 वर्ष। पहले क्या थी? 14 से 18 वर्ष। कुछ तो आज हम 60 क्वेश्चन की ही सीरीज लेकर आए, और आगे कल फिर 30 क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और आपकी बेहतरी के लिए और क्या किया जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय। आने वाली परीक्षाओं की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।